सभी भैया बहनों को सुप्रभात। आज हम हिंदी गद्य का दूसरा पाठ बाजार दर्शन का पठन पाठन करेंगे। ये निबंध रचना जैनेन्द्र कुमार जी द्वारा रचित है। तो इस पाठ में थोड़ा जैनेन्द्र कुमार जी का परिचय। जैनेन्द्र कुमार जी का जन्म 1905 अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं: परख, अनाम स्वामी, त्यागपत्र, सुनीता, कल्याणी, जयवर्धन, मुक्तिबोध ये उपन्यास हैं। एक रात, वातायन, दो चिड़ियाँ, फांसी, पाजेब, नीलम देश की राजकन्या ये सब कहानी संग्रह हैं। प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेम, सोच विचार, समय और हम, स्वप्न और यथार्थ ये सब निबंध संग्रह हैं। इस प्रकार से इनकी ये प्रमुख रचनाएं हैं। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारत भारती सम्मान तथा भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इनका स्वर्गवास सन 1990 ईस्वी में हुआ। तो इस प्रकार ये हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार प्रेमचंद के पद चिन्हों पर चलने वाले ये दूसरे कहानीकार हैं और निबंधकार हैं। जैनेन्द्र कुमार जो हैं व्यापक और उपन्यासों और कहानियों के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। इनकी जो हैं रचनाएं भाषा में एक सशक्त मनोवैज्ञानिक कथा धारा को परिवर्तित करती हैं। तो इस प्रकार से जैनेन्द्र कुमार ने जो व्यवहारिक जीवन में आने वाला जो एक प्रकार से कार्य है जिसमें हम व्यवहार में लेते हैं, जैसे बाजार दर्शन शीर्षक ये निबंध जो है ये हमारे जीवन के लिए अति उपयोगी है। अगर हम इस निबंध से बाजार दर्शन से सीख लें तो हमारा जो आर्थिक पक्ष है उस आर्थिक पक्ष में जो व्यय करते हैं, हम खर्चे करते हैं, उस समस्या का समाधान है और हमारा जीवन आर्थिक उन्नति करते हुए एक व्यवस्थित जीवन रहे, हम अर्थ के आधार पर अपना जीवन यापन करें, ऐसा संदेश बाजार दर्शन देता है। तो अब हम आते हैं बाजार दर्शन इस शीर्षक में। तो बाजार दर्शन में सर्वप्रथम एक व्यंग किया है लेखक ने, और व्यंग में कहा है कि एक पति पत्नी बाजार जाते हैं और पत्नी की इच्छा अनुसार वहाँ से बहुत कुछ सामान खरीद कर लाते हैं। तो जब लौट कर आते हैं तो बहुत सारा सामान के बंडल देखकर, सामान देख कर के एक दूसरे व्यक्ति कहते हैं ये सब क्या, तो वो वर्णन करते हैं कि ये इनकी महिमा है। अर्थात लेखक ने यहाँ पर एक कहावत भी कही है कि स्त्री माया को ना जोड़े तो क्या जोड़े। तो इस प्रकार से स्त्री इच्छा जो है बाजार में यदि पहुँचते हैं तो स्त्री इच्छा अनुसार ये भी ले लो वह भी ले लो, इस प्रकार से बहुत सारा सामान लेने की उनकी इच्छा होती है, अभिलाषा होती है। लेकिन जेब में बजट है या नहीं है इसका महिलाओं को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, महिलाएं ध्यान नहीं देती हैं। तो इस प्रकार से एक व्यंग किया है यहाँ पर लेखक ने। तो लेखक ये कहना चाहता है कि हम बाज़ार में जब जाते हैं तो बाज़ार हमें आकर्षित करता है, बाज़ार सजा हुआ है। जैसे मैं एक अवतरण पढ़ता हूँ, मैंने मन में कहा ठीक, यानी बाज़ार आमंत्रित करता है कि आओ मुझे लूटो और लूटो, सब कुछ भूल जाओ, मुझे देखो, मेरा रूप और भला किनके लिए है, मैं तुम्हारे लिए हूँ, कुछ नहीं चाहते हो तो भी देखने में क्या हर्ज है, अजी आओ जी।
इस आमंत्रण में यह खास खूबी है कि आग्रह नहीं, आग्रह तिरस्कार जगाता है, किंतु ऊंचे बाजार का आमंत्रण मूक होता है तथा उससे चाह जागती है, मतलब अभाव। इस प्रकार से बाजार में खड़ा हुआ आदमी बाजार की चकाचौंध, आकर्षण, उसकी सजावट, ये सब देखता है तो उसे लगता है कि बाजार आग्रह कर रहा है कि मुझे देखो और इस सामान को खरीदो। ऐसा वह वाणी से नहीं बोलता, लेकिन ऐसा अनुभव किया जाता है। और जो है बाजार में जो ग्राहक है वो ग्राहक उसकी ओर आकर्षित होता है और एक चुंबक की तरह खींचा चला जाता है कि मैं इन सब चीज़ों को खरीद लूं। तो इस प्रकार से लेखक ने यहाँ पर ये शब्द दिखाया है कि मनुष्य ग्राहक के रूप में बाजार की सज्जा सजावट और आकर्षण को देखकर घर में उपयोग होने वाली बहुत सारी वस्तुएं जो उपयोगी हैं तो भी और नहीं हैं तो भी वह लेना चाहता है, खरीदना चाहता है और इस प्रकार से वह खरीदने के लिए प्रयासरत रहता है। बहुत सारे लोग खरीद भी लेते हैं। मन स्थिति क्या रहती है कि बाजार का जो जादू है आँखों की राह चढ़ता है और हृदय में उतर जाता है और जैसे लोहे को चुंबक खींच लेती है और चुंबक खींच लेती है, उसी तरह से बाजार का जो जादू है ग्राहक को अपनी ओर खींचता है। जेब भरी हो या खाली हो, लेकिन वह बाजार की वस्तुओं के खरीदने के लिए लालायित हो जाता है। तो लेखक यहाँ ये भी कहना चाहता है कि जो बाजार में वस्तुएं हैं वो हमें आकर्षित करती हैं, लुभाती हैं, लेकिन हमें उनकी बहुत अति आवश्यकता है घर में, तब तो हम उन्हें खरीदें, और आवश्यकता नहीं है तो व्यर्थ में उनके आकर्षण में आकर के उन वस्तुओं को ना खरीदें, क्योंकि वे वस्तुएं घर में आकर के बाद में बोझ हो जाती हैं और परेशान करती हैं और फिर उन वस्तुओं से बाद में जो है आकर्षण हट जाता है। तो और हमारा आर्थिक पक्ष भी डगमगा जाता है। हमारे पास पैसे कम हैं फिर भी हम वस्तुएं खरीद लेते हैं, तो जो पैसे हमने किसी काम के लिए रखे थे वो हमने जो है बाज़ार के सामान खरीद कर व्यर्थ में लगा दिए जिनकी उस समय आवश्यकता नहीं थी, तो आगे का हमारा आर्थिक पक्ष गड़बड़ा जाता है। तो यह विचार भी बाजार दर्शन शीर्षक जो है हमें ये सीख देता है कि हमें क्या खरीदना है, क्या नहीं खरीदना है। आगे अवतरण कहता है एक कि बाज़ार में हम जाएं तो किस तरह से हम अपना व्यवहार पक्ष रखें। तो कहता है कि पर उस जादू की जकड़ से बचने का एक सरल सा उपाय है, वह ये है कि बाज़ार जाओ तब मन खाली ना हो और मन खाली हो तब बाज़ार ना जाओ। कहते हैं कि लू में बाहर जाना हो तो पानी पीकर जाना चाहिए, पानी भीतर हो तो लू का लूपन बेकार हो जाता है। मन किसी लक्ष्य से भरा हो तो बाज़ार भी फैला का फैला रह जाएगा, तब वह घाव बिल्कुल नहीं दे सकेगा वरन कुछ आनंद ही देगा। तब बाज़ार भी तुम्हें कृतार्थ होगा, क्योंकि तुम कुछ ना कुछ सच्चा लाभ उसे दोगे। बाज़ार की असली कृतार्थता आवश्यकता के काम आने पर है। ये एक विषय इस प्रकार का है कि हम बाज़ार में जब जाते हैं तो जब मन खाली है तब हम बाज़ार में ना जाएं। जैसे पानी पीने का एक उदाहरण दिया है कि घर से हम पानी पी के जाएं, पानी पीकर जाएंगे तो प्यास नहीं लगेगी। उसी प्रकार से हमारा एक दृढ़ निश्चय होता है, एक लक्ष्य होता है कि हमने लक्ष्य बना लिया कि हम बाज़ार में तो जाएंगे लेकिन हमें कोई आवश्यक चीज़ें खरीदनी नहीं है, या हमारा लक्ष्य है कि हमें एक ही ऐसी वस्तु खरीदनी है जो हमें बहुत ज़रूरी है घर के लिए, तो हम वही वस्तु को खरीद कर लाएंगे। अर्थात इस प्रकार का जो भाव होता है ग्राहक का, तो बाज़ार को वो लाभ भी देता है और मनुष्य जो ग्राहक है उसका मन भी प्रसन्न रहता है। तो ये बात भी इस बाज़ार दर्शन शीर्षक में उचित है कि आवश्यकता अनुसार
हम बाज़ार का सामान खरीदें। यहाँ बात आती है कि अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना और सामाजिक व्यवहारों के माध्यम से समाज में जो हो रहा है कि देखा दुनी ना करें हम, कि पड़ोस में हमारे बहुत सारा सामान है किसी के घर में, उसको देखकर मन में हमारे भाव आता है, ईर्ष्या जैसा भाव आता है, तृष्णा भाव आता है, असंतोष का भाव आता है कि ये सामान सब इसके पास है, हमारे पास क्यों नहीं है। और इस भाव से जब हम बाज़ार में गुजरते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे पास भी ये सामान होना चाहिए, और जब ये सामान होना चाहिए तो बाज़ार आकर्षित करता है और हम ना चाहते हुए भी सामान खरीदते हैं। हमारे पास अगर पैसे नहीं हैं तो हम उधार लेके ख़रीद लेते हैं, हम कर्जदार हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति जो है आर्थिक पक्ष में फिर गड़बड़ पैदा कर देती है, और फिर हमारी जो मन की इच्छाएं हैं वो बढ़ती चली जाती हैं। तो यहाँ पर लेखक कहता है, जैनेंद्र कुमार ने कहा है कि पड़ोस में एक भगत जी रहते हैं। भगत जी का उन्होंने उदाहरण दिया है, और भगत जी चूरण बेचते हैं, और चूरण बेचते हैं तो उन्होंने बड़े सादगी के और शांति प्रिय और सदाचारी व्यक्ति हैं, और अपने इच्छाओं पर नियंत्रण रखने वाले हैं। उन्हें बाज़ार के आकर्षण से कोई लेना देना नहीं है। वो चूरन बेचते हुए 6 आने तक का चूरन बाज़ार में बेचते हैं, और जब 6 आने पूरे हो जाते हैं उनके, तो वो चूरन को जो बचा हुआ है वो बच्चों को फ्री में बांट देते हैं। और उनका चूरन इतना स्वादिष्ट, इतना प्रसिद्ध है कि हाथों हाथ बिक जाता है। तो जो बचा हुआ चूरन बांट कर आ जाते हैं जब वो, तो उस स्थिति में भगत जी का जो चरित्र है वो समाज के हित में है, और इस प्रकार से वो आगे 6 आने के अलावा एक पैसा फिर जो है नहीं बेचते, एक पैसे का भी चूरन नहीं बेचते, और अपना बचा हुआ चूरन बच्चों में बांटकर और सबसे जयराम जी की और आत्मीयता का, विनम्रता का व्यवहार रखते हुए वो अपने वापस चले जाते हैं। और उन्हें जब चूरन बनाने का सामान लेना होता है तो वे सीधे बाज़ार में जाते हैं, तो बाज़ार की चकाचौंध, आकर्षण, सजावट उन पर कोई प्रभाव नहीं डालती, और ना वो उनकी ओर आकर्षित होते हैं। वो सीधे पंसारी की दुकान पे जाते हैं और चूरन बनाने की जो सामग्री हैं वो 2 आने में या 4 आने में लेके चले आते हैं और अपने घर आते हैं। यही क्रम उनका बना हुआ है। तो हम भगत जी के जीवन प्रसंग से यदि देखें, विचार करें, तो विचार ये आता है कि भगत जी का जो जीवन है, उनका जो व्यवहार है, वो समाज को एक संतुलन देने वाला है, आत्मसंतुष्टि देने वाला है। समाज में जो खून खच्चर, हाय तौबा मची हुई है धन दौलत कमाने की, उन सब पर नियंत्रण करने वाला है। अर्थात समाज एक निर्मोही, सदाचारी, धन के प्रति जिसमें लालच ना हो, ऐसा भाव पैदा करने का भगत जी का चरित्र है। अर्थात भगत जी का आत्मसंतुष्टि का ये चरित्र पूरे समाज को सुख दे सकता है। अगर हर व्यक्ति इस प्रकार का हो जाए तो वह हाय तौबा से बच सकता है, वस्तुओं के आकर्षण से बच सकता है, ईर्ष्या और तृष्णा से बच सकता है, और वह एक सुखी जीवन व्यतीत करेगा। ऐसा जो है भगत जी का यहाँ पर जीवन चरित्र दिखाया गया है। तो इस निबंध में भगत जी एक विशेष व्यक्ति और अपने जीवन से दूसरों को सीख देने वाले ऐसे व्यक्तित्व हैं। तो यहाँ पर पैसे की शक्ति, परचेजिंग पावर, यहाँ पर परचेजिंग जो पावर है वो सबसे समाज में गलत स्थिति है। वह समाज की सबसे गलत आदत है कि पैसे के घमंड में बेफजूल के सामान लोग खरीद लेते हैं और घरों में लाके ढेर लगा लेते हैं। फिर उन सामानों को कुछ दिन के बाद कूड़े कबाड़ में बेच देते हैं, फेंक देते हैं, और वह सामान उनके लिए दुखदाई घर में दिखाई देता है। अर्थात यहाँ पैसे की बर्बादी है इस प्रकार से। और दूसरा, पैसे का सदुपयोग।
सदुपयोग ये है कि सामान जो खरीदना है अति आवश्यक है वही हम लें। भगत जी के जीवन से सीख लेके, जैसे कि हमने इतने पैसे कमाकर इन पैसों में ही अपना घर परिवार चलाना है, संतुष्ट रहना है, तो इस प्रकार से वह व्यक्ति संतुष्ट रह सकता है। हम देखते हैं आगे कि बाजार में भगत जी का जो चरित्र है, चौक बाज़ार में जो भगत जी चूरण बेचते हैं, अगर वो चाहें आज के समय में वो अग्रिम जो हैं ऑर्डर ले सकते हैं, अपने चूरन का ब्रांड बना करके, कंपनी बना करके, उनका उसका जो है विज्ञापन करा करके, उस चूरन को यानी विज्ञापन यानी एडवर्टाइज करा करके वो बहुत अधिक चूरन उत्पादन करके और वो सप्लाई करके अपना काफ़ी धन कमा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं। तो भगत जी एक निर्मोही और धन के प्रति उनमें कोई आसक्ता नहीं थी, धन के प्रति वो भागते नहीं थे, ज़्यादा धन कमाने की लालसा नहीं थी। उन्हें चूरन बनाने के लिए जीरा, काला नमक, अजवाइन आदि जैसे कुछ चीज़ें हैं ये उन्हें चाहिए। उनको उनसे उन्हें बाज़ार से ख़रीदते थे, बाकी उन्हें बाज़ार के आकर्षण से कोई लेना देना नहीं था। तो इस प्रकार से इस पाठ में हम देखते हैं कि भगत जी एक उदाहरण हैं, समाज के लिए एक सीख हैं, एक शिक्षा हैं, हम उनके जीवन से सीख लें। अवतरण है इसमें आगे, मुझे ज्ञात होता है कि बाजार की सार्थकता भी वही व्यक्ति देता है जो ये जानता है कि वह क्या चाहता है और जो नहीं जानते हैं वे क्या चाहते हैं। अपनी परचेजिंग पावर के अभिमान में अपने पैसों से मात्र एक विनाशक शक्ति, शैतानी शक्ति, इस शैतानी शक्ति ही बाज़ार को देते हैं। ना तो वे बाज़ार से फ़ायदा उठा सकते हैं और ना बाज़ार को सच्चा फ़ायदा दे सकते हैं। वे लोग बाज़ार का बाज़ारूपन बढ़ाते हैं, जिनका अर्थ है कि कपट बढ़ाते हैं। कपट को बढ़ाने का अर्थ है परस्पर सद्भाव की भावना का घटना। इस सद्भाव के पतन पर आदमी आपस में भाई, बंधु, सौहृदय और पड़ोसी रह ही नहीं जाते और आपस में कोरे ग्राहक और जो विक्रय करने वाले दुकानदार हैं ये बनकर रह जाते हैं। जैसे दोनों एक कमरे को ठगने की घात में हों, एक ही हानि में दूसरे को अपना फ़ायदा दिखता है, एक की हानि में दूसरे को अपना फ़ायदा दिखता है, और ये बाज़ार का ही नहीं बल्कि इतिहास का सत्य माना जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि लोग बाज़ार में धन के घमंड में जो घूमते हैं और सामान खरीदते हैं, और सामान खरीदने के लिए जो हैं अपना अहंकार दिखाते हैं, तो बाज़ार में घूमते हैं एक दुकान से दूसरी दुकान, कई बार वो सामान बहुत अधिक खरीद लेते हैं, कई बार सौदा करते हैं और चले आते हैं। तो ये परिस्थितियाँ बाज़ार को ना तो फ़ायदा पहुंचाती हैं बाज़ार को, और ना ही उस ग्राहक को फ़ायदा पहुंचाती हैं, लाभ पहुंचता है। ऐसे लोग बाज़ार के बाज़ारूपन को बढ़ाते हैं, ये लेखक कहना चाहता है। फिर स्वार्थ, लोभ, लालच की यदि भावना ग्राहक के अंदर और दुकानदार दोनों के अंदर रहती है तो उस परिस्थिति में उसमें जो भाईचारे की भावना है, आत्मीयता की भावना है, पड़ोस है, भाई बंधु हैं, इस तरह का जो भाव हैं आपस के, ये भाव समाप्त हो जाते हैं। उन्हें केवल स्वार्थ दिखाई देता है, केवल धन दिखाई देता है, या तो धन का अहंकार दिखाई देता है। तो ये मानवता के जो लक्षण हैं ये समाप्त होने लगते हैं, जो समाज के लिए बहुत हानिकारक है। तो लेखक यहाँ कहना चाहता है कि ये ऐसी परिस्थितियाँ मानवता के लिए हानिकारक हैं और बाज़ार का हमें उस तरह से पोषण शोषण नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से आज हमने बाज़ार दर्शन ये पाठ पढ़ा है। तो मेरा सभी भैया बहनों से निवेदन है कि इसमें शब्दार्थ लिखने हैं और लेखक का संक्षिप्त जीवन परिचय लिखना है, और इसके बाद
जो इसमें पाठ से संबंधित लघु उत्तरीय छोटे प्रश्न 20 बना कर के उनके उत्तर स्वयं लिखने हैं, जिनके उत्तर एक शब्द या एक लाइन के होने चाहिए। तो ये सभी भैया बहनों को ये होमवर्क करना है, यानी कि गृह कार्य करना है। तो गृह कार्य में क्या क्या आ गया? लेखक का संक्षिप्त जीवन परिचय, शब्दार्थ, और जो प्रश्न उत्तर संचिका है, लघु प्रश्नोत्तरों की संचिका बनानी है जिसमें प्रश्नों की संख्या 20 होगी, ये आपको तैयार करनी है। और ये फिर अपने जो विद्यालय की नोटबुक है अपनी क्लास की, यानी फेयर कॉपी पर आपको ये सब नोट करना है और सभी का कार्य समय अनुसार होता रहे। तो आप जैसे ही वीडियो पढ़ेंगे, ये वीडियो पढ़ते ही और सबको वीडियो देखनी है, लाइक करनी है, और वीडियो पढ़ने के बाद में अपना किताब से इसको दोबारा जो है वाचन करना है पाठ का, और वाचन करके ये सारा गृह कार्य करना है। इसी के साथ सभी भैया बहनों को शुभकामनाएं। जय